हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूं। ठीक है, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में आज हम पहुंचे हैं गुप्त साम्राज्य। तो आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले जो सारे वीडियो हैं वो पढ़ाए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में डालना है कि प्राचीन इतिहास बाई चंद्रशेखर सर, वहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो आपको डालना है विश्व का भूगोल बाई चंद्रशेखर सर, तो वहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको पढ़ना है मैथ, तो वो भी ऐसे डाल कर आप निकाल सकते हो। और आपको अगर संविधान पढ़ना है लक्ष्मीकांत की बुक से, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। आज हम गुप्त काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कह राजनीतिक इतिहास के बारे में जान लेते हैं। क्या मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद देर काल तक भारत एक विशाल शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। कुषाण एवं सातवाहन ने कुछ हद तक तो स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वह उत्तर दक्षिण तक ही सीमित रही। ठीक है, तो अब देखो, मौर्य साम्राज्य चल रहा था। जो मौर्य साम्राज्य, ये पहला राजवंश माना जाता है भारत का। उसके बाद कुषाण वंश आए, सातवाहन आए, तो लेकिन उतना उतना हद तक नहीं ला पाए। फिर उसके अंत में फिर आता है गुप्त वंश, जो गुप्त शासन थोड़ा सा लंबा और बड़ा होता है। ठीक है, गुप्त वंश का आरंभ सबसे पहले जो गुप्त वंश का आरंभ हुआ, सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में ही था। तो जब ये आप कह सकते हो, जब गुप्त वंश पैदा हुआ तो उसका वो उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही सीमित था, लेकिन उसके बाद वो पूरे भारत पर राज किया। ठीक है, तो वो हम जानेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो गुप्त वंश है, इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो एक तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशिस्त अभिलेख, यहाँ से हमको मिलती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशिस्त अभिलेख किसका है, तो समुद्रगुप्त का। और कुमारगुप्त का अगर हम बात करें तो बिलसड़ स्तंभ लेख किसका है, तो कुमारगुप्त का। और अस्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, तो भीतरी स्तंभ लेख किसका है, तो अस्कंदगुप्त का। ये सारे आपको याद करने हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इनसे जो साक्ष्य मिले, उसी से जो इनसे साक्ष्य मिला, तो उसी से गुप्त वंश के शासनकाल के बारे में जाना गया, उनके इतिहास के बारे में जाना गया। ठीक है, इस अभिलेख के साक्ष्यों के आधार पर गुप्त वंश आदि पुरुष का नाम था। देखो, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं किया था। जो गुप्त वंश की स्थापना थी वो श्री गुप्त ने किया था। और श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासन किया। ठीक है, घटोत्कच गद्दी पर बैठा, लेकिन उस समय उतना उतना फेमस, उतना विख्यात नहीं था, आप कह सकते हो। तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, उसके बाद घटोत्कच शासक बना। परंतु गौरव गुप्त वंशावली में सबसे महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। इसे महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। अब देखो, यहीं से चंद्रगुप्त प्रथम से ही गुप्त वंश का नाम उल्लेख ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये बार बार पूछता है पेपर में कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम। तो हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी से, ठीक है, ईस्वी तक इनका शासन रहा। और यहाँ से हम पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने इतिहास में एक नए संवत की शुरुआत की। आपने जैसे आपने पढ़ा होगा कि कनिष्क के शासनकाल में आपने पढ़ा कि जो कनिष्क था वो शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। उसी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंशज चलाया, गुप्त संवत चलाया। ठीक है, और इसका श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक है, अब देखो, गुप्त संवत जो चला वो 319 और 20 के आसपास ईस्वी में माना जाता है, लेकिन आप 319 याद रखो। ठीक है, ये माना जाता है। अब देखो, कनिष्क ने जो चलाया था वो 78 ईस्वी में, और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो चलाया 319 ईस्वी में। तो कह रहा है कि इसके बीच जो अंतर है, वर्षों का अंतर था, वो 241 वर्षों का अंतर था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो अगर आपसे ये पूछे कि कनिष्क के शक वंश, जो कनिष्क चलाया था उसका शक वंश था, ठीक है, कनिष्क के शक वंश और चंद्रगुप्त प्रथम के गुप्त वंश में कितने वर्षों का अंतर है, 241 वर्षों का अंतर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब देखो, इसका संस्थापक तो था गुप्त वंश का श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को जाना जाता है। अब मुद्रा साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो राजकुमारी जिसे शादी की थी वो कुमारी देवी से, ठीक है, कौन थी, कुमारी देवी से इनका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का।
ठीक है। और इस वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मतलब चांदी के मुद्राओं का प्रचलन कराया। तो मतलब चांदी के सिक्के जो चलवाए वो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलवाए। ठीक है, गुप्त वंश में चांदी के सिक्के जो चलवाए वो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलवाए। ठीक है, फिर आता है समुद्रगुप्त। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो देखो अभी ये नहीं कि बस चंद्रगुप्त के बारे में मैंने पढ़ लिया ख़त्म, ये थोड़ा सा पार्ट बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं 2 बार में लाऊंगा इसे। ठीक है, तो आज एक पढ़ा रहा हूँ, एक कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, या जब कल परसों में जब भी मुझको टाइम मिल जाएगा, तो ये 2 पार्ट में आएगा और भी ख़त्म नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो शासन था वो 335 से 375 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासन पर बैठा। अब देखो, सबसे पहले श्रीगुप्त के बाद फिर घटोत्कच के बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर समुद्रगुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। तो समुद्रगुप्त के ही शासनकाल में गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक आप जिसे कह सकते हो वह है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय में विजयों की जानकारी जो मिलती है हरिशेन के प्रयाग प्रशिस्त अभिलेख में मिलती है। किसके? हरिशेन के प्रयाग प्रशिस्त में मिलती है इनकी विजयों की जानकारी। किसके? समुद्रगुप्त के। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। इसी प्रशिस्त में ही चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण भी मिलता है। अब देखो, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत मतलब आर्यावर्त, ठीक है, के 9 शासकों को पराजित किया। ठीक है, उनके नाम नहीं याद रखने आपको, बस याद रखने कि 9 शासकों। वैसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है 100 युद्धों का विजेता। ठीक है, समुद्रगुप्त को। तो खैर ये सब अपने दिमाग में रखो। फिर यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उनको हमको याद रखना है। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण होता है कि शत्रु पर आक्रमण कर उसके राज्य पर अधिकार कर लेना, उसको ग्रहण बोलते हैं। मोक्ष क्या होता है? कि उस शत्रु को मुक्त करके, मतलब उसे उसकी हत्या कर दो, उसे मार दो, और उसे ऐसा माना जाता था कि मुक्त कर दिया। ठीक है, इस संसार से उसको मुक्त कर दिया, तो उसे मोक्ष बोला गया। अनुग्रह क्या होता था? अनुग्रह होता था कि राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना, उसे अनुग्रह कहा जाता था। ठीक है, और समुद्रगुप्त की जो दक्षिणापथ विजय था, जो दक्षिण भारत का विजय था, वो राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी। तो राय चौधरी थे, उसे धर्म विजय कहा जाता है। तो बस इतना याद रखो कि समुद्रगुप्त का जो दक्षिण विजय था उसे धर्म विजय कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, अपने विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराए, जिनका परिचय उनके सिक्कों पर मिलता है। समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसका उल्लेख उसके सिक्कों पर मिलता है। ठीक है, और उसने अपना नाम भी मुद्रित कराया था, जिसे अप्रतिरथ, व्याघ्र, पराक्रमांक, ये सब उसके नाम मिलते हैं। ठीक है, उसकी उपाधि, इसने उपाधि धारण की थी, आप ऐसा कह सकते हो। आगे चलते हैं। बिसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा? तो बिसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक भी था। मतलब ये सिर्फ शासक ही नहीं था, ये कवि भी था, संगीतज्ञ भी था और विद्या का संरक्षक भी था। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया। अब देखो, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया, तो उससे अनुमान लगाया जाता था कि जो समुद्रगुप्त था वो मतलब संगीत में रुचि रखता था। ठीक है, तथा कविराज की उपाधि धारण की। ठीक है, तो कविराज की उपाधि किसकी थी? तो समुद्रगुप्त की थी। और इलाहाबाद के अष्टम लेख समुद्रगुप्त धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। तो इलाहाबाद का जो अष्टम लेख है उस पर समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु बताया गया है। और समुद्रगुप्त के महान बौद्ध भिक्षु ने वसुबंधु को संरक्षण दिया था। संरक्षण किसको दिया था? तो वसुबंधु को। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठता है, और जब चंद्रगुप्त द्वितीय बैठता है तो 380 से 412 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, 380 से 412। देखो, अब अभी आप ये ना सोचना कि खत्म हो गया, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, सबके बारे में पढ़ना है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक अभी आप मोटा मोटा आपको ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो अन्य नाम थे वो थे देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोला जाता था। परम भगवत, ये सारे उसके उपाधि थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण कराए थे। ठीक है, तो चांदी के सिक्के जो सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराए थे। ठीक है, और उसमें व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी अपने सिक्कों पे, इसके सिक्कों से ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिर गुहालेख से होता है।
ठीक है। तो मतलब इसके विजयों का जो उल्लेख है, उसके विजयों की जो जानकारी है हमको उदयगिर अभिलेख से मिलता है, गुहालेख से मिलता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों के बारे में। फिर अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी, कौन कौन, पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, दूसरी राजधानी भी थी पाटलिपुत्र और उज्जैनी, ठीक है। और इनके दरबार में नौ विद्वान रहते थे और 9 मंडली जिसे कहा जाता था। देखो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, ठीक है, इनके इनके दरबार में 9 जो लोग रहते थे, 9 मंडली कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ आपको बताता हूँ, एक तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 लोग थे, या तो अकबर के काल में 9 लोग थे, ठीक है, अकबर के काल में नौ रत्न थे, ठीक है। तो इनके दोनों शासनकाल में 9 थे। अगर वहीं हम बात करें शिवाजी, तो शिवाजी के शासनकाल में 8 लोग थे जिसे अष्ट प्रधान बोला जाता था, अष्ट प्रधान, ठीक है। शिवाजी के शासनकाल में 8 मंत्री थे, 8 मंत्रियों को अष्ट प्रधान बोला जाता था। अच्छा, एक थे कृष्णदेव राय, इनके शासनकाल में भी 8 मंत्री थे जिन्हें अष्ट दिग्गज बोला जाता था, अष्ट दिग्गज। तो जो 8 ये दिग्गज थे, ये 8 तेलुगु कवि थे, इनके शासनकाल में 8 तेलुगु कवि थे, इन्हें अष्ट दिग्गज बोला जाता था। 3 चीजें आपको याद रखना है, शिवाजी के शासनकाल में 8 मंत्री थे जिसे अष्ट प्रधान बोला जाता था। कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक था, इनके शासनकाल में 8 मंत्री थे जिन्हें अष्ट दिग्गज बोला जाता था, और ये 8 तेलुगु कवि थे। और अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 सेना प्रमुख होते थे, मतलब 9 मंत्री होते थे, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। तो इनके जो 9 मंत्री थे, इन्हें नवरत्न कहा गया। इसमें कालिदास थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में थे। धन्वंतर चिकित्सा के लिए थे, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। छपड़क ज्योतिष से संबंधित थे, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपड़ और बराहमिहिर, बररुच, ये जैसे विद्वान, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, ठीक है। आपको पता है बररुच संस्कृत के विद्वान, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा, ठीक है। तो फहियान किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, ठीक ने। और उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश बताया। तो फहियान जो था वो मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश बताया। उस टाइम जो ब्राह्मण थे उनका बोलबाला था, ठीक है, उस मध्य प्रदेश में बोलबाला था, इसलिए फहियान जो देखा उसने अपनी किताबों में लिखा और ब्राह्मणों का देश बताया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था, मतलब जो ब्राह्मण धर्म था वो चरम पे था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फिर हम बात करते हैं कुमारगुप्त। फिर कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा, ठीक है। कुमारगुप्त मतलब महेंद्र द्वितीय, 415 से 454 ईस्वी तक शासनकाल रहा इसका। और कुमारगुप्त के शासनकाल में प्रथम तिथि 415 ईस्वी में बिलसड़ अभिलेख से मिलता है, ठीक है। इनकी जानकारी जो मिलती है कुमारगुप्त की, वो बिलसड़ अभिलेख से मिलती है और चांदी के सिक्कों से ही कुछ हमको पता चलता है, ठीक है। अब बात यहाँ करते हैं, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के शासनकाल में मिले थे। जो सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले वो कुमारगुप्त के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मिले। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन उसी के काल में हुआ था, ठीक है। जो रजत सिक्कों का प्रचलन था उन्हीं के सिक्कों काल में हुआ था। और इनके जो सिक्कों थे, गुप्त काल का जो सिक्का था उस पर गरुड़ और मयूर की आकृति उसकी होती थी, गरुड़ और मयूर की आकृति खुद ही रहती थी। चांदी के सिक्कों पर मयूर की आकृति होती थी। अगर हम बात करें कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि अश्वमेघ यज्ञ किया गया था, तो इसकी जानकारी हमें कुमारगुप्त के सिक्कों से मिलता है कि उसने भी अश्वमेघ यज्ञ कराया था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्पमित्रों का आक्रमण हुआ था। तो पुष्पमित्रों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था, तो कुमारगुप्त। कहाँ है, बिहार में। तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराया था। और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। तो इस विद्यालय को क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। तो अगर आपसे ये पूछे कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किसको कहा जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है।
कुमारगुप्त ने कुछ उपाधि धारण की थी जिसका नाम था महेंद्रदित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र। तो ये सारी उपाधि कुमारगुप्त की थी। फिर गद्दी पर बैठा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक है, ठीक है। और हूणों का आक्रमण हुआ। इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों एक प्रकार के आप कह सकते थे एक जंगली डाकू होते थे, मतलब वो आक्रमणकारी ही होते थे, ठीक है। सबके आक्रमण करते थे और धन को लूटते थे, ये उनका काम था। तो हूणों की जानकारी, जो हूणों का आक्रमण हुआ, इनकी जानकारी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, ठीक है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। वही हम बात करें, स्कंदगुप्त एक योग्य सैनिक संचालक के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। उसने गिरनार पर्वत स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, मतलब सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया। आपको पता है सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। और इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था और सुदर्शन झील का निर्माण कराया फिर से, मतलब उसको मेंटेन करवाया। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने, सॉरी स्कंदगुप्त ने, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखो, जो सुदर्शन झील है वो विष्णु का मंदिर है और गुजरात में है, और इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अब स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे, ठीक है। तो जो चीनी सम्राट थे उनके दरबार में इन्होंने स्कंदगुप्त अपना राजदूत भेजा था। फिर हम बात करें हूणों का आक्रमण, तो हूणों का जो शासक था, प्रथम शासक, वो तोरमाड़ था। तोरमाड़ हूणों का प्रथम शासक था और इसके शासनकाल में बहुत, मतलब हूणों का आक्रमण हुआ, ठीक है। मतलब अगर बार बार पूछता है कि हूणों का आक्रमण किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और सबसे ज़्यादा कुमारगुप्त के शासनकाल में। और देखो, गुप्त काल के जो सैनिक होते थे उन्हें चाट और भाट कहा जाता था। तो गुप्त काल के जो सैनिक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? चाट और भाट। पुलिस अधिकारी को चाट, मतलब सैनिक को चाट और पुलिस अधिकारी को भाट कहा जाता था। बस इतना याद रखना कि गुप्त काल की बात थी ये, ठीक है। और जो इनका कर था वो भूमि कर का 1/6 भाग लिया जाता था, ठीक है, भूमि राजस्व का। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं। देखो, भाग किसको कहा जाता था? भाग। तो भूमि उपज का 1/6 भाग, इसको भाग कहा जाता था। भोग जो राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी आदि भेंट सब करते थे, उसे भोग कहा जाता था। उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर था। उद्रंग। उपरिकर एक प्रकार का भूमि, ये भी एक प्रकार का भूमि कर था, उपरकर, ठीक है। और ये कोई उतना जरूरी नहीं, ठीक है। वैश्य वर्ण के कर्म कृषि और व्यवसाय थे, ठीक है। जो वैश्य वर्ण थे वो उनके कर्म कृषि और व्यवसाय थे। मतलब ये ठीक है, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, आप इसे तो ठीक है। आज इतना, और कल इसके आगे वाला पार्ट हम पढ़ेंगे जो थोड़ा सा और बड़ा है, उसको ढंग से हम पढ़ेंगे, ठीक है।